ऑफर लेटर विद इन 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स में आपको ऑफर लेटर देगा। कम से कम $1500 उसको कमीशन आएगी ही आएगी। ये वीडियो देख के बहुत से एजेंट्स को प्रॉब्लम होगी, देखा कि मैं काम दिलवा दूंगा, कोई बात नहीं, जाओ आ जाओ, काम दिलवा दूंगा, रहने का भी करवा दूंगा। फीस हर कॉलेज की ऑलमोस्ट सेम ही है। इन चीजों से बचकर रहिए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। बट मैं सही नहीं चल रहा हूँ। मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। थोड़ा फीवर चल रहा है, डेंगू एंड चिकनगुनिया वो हो रखा है। तो अभी भी फीवर हो रखा है, अभी जस्ट मेडिसिन ली है, तो वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। तो गाइस, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, और इन 1-2 महीनों में मुझे बहुत सी क्वेरीज आई, जिसमें इंडिया में बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है सिंगापुर के वीज़ास को लेके। ये तो चलो बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोविड के बाद से। और इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि सोच भी नहीं सकते हैं। खासकर हमारे पंजाब वाली साइड तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता रहता है कि इस एजेंट ने इतने पैसे खा लिए, इस एजेंट ने नकली वीज़ा दे दिया, या एयरपोर्ट पे पहुंचकर डिपोर्ट कर दिया गया। मीन्स बहुत से सीन हो रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ में, सिंगापुर का जो सिस्टम है वीज़ा का, जो भी है, मीन्स अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत भी वीज़ा की, कौन सा वीज़ा किस कैटेगरी में आता है, क्या फीस है, क्या उसके मीन्स रूल्स रेगुलेशन, अगर आपको कुछ भी पता है, मीन्स अगर आपको 50% भी पता है, तो आपके साथ एजेंट फ्रॉड करने से भी डरेगा। तो और पंजाब में, खासकर पंजाब एंड गुजरात में, कुछ ऐसे अलग अलग तरीके निकाले हैं एजेंट्स ने कि सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इस सीरीज में मैं चाहता हूँ कि आपको स्पेशली, चलो मैं कोशिश करूँगा आप दूसरी कंट्रीज के भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, उसकी नॉलेज भी दूंगा आपको। लेकिन अभी मैं सिंगापुर के सभी तरह के वीज़े, जितने भी तरह के वीज़े हैं इंडियंस के लिए वीज़ाज हैं, वो सभी वीज़ाज के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको मीन्स नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। ये सीरीज़ जाएगी, और हर वीडियो में हर वीज़ा के बारे में नॉलेज दी जाएगी। तो जिससे आपको, अगर कल को आप एजेंट के पास जाते भी हैं, तो अगर आप अप्लाई भी करते हैं, तो अगर आप उस वीज़ा, आपको मान लो मीन्स XYZ कोई भी वीज़ा आपको एजेंट बोलता है कि मैं आपका ये वाला वीज़ा लगवा दूंगा, तो आपको उस वीज़ा के बारे में कुछ नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये वीज़ा ऐसा है ऐसा है। मीन्स उस वीज़ा के रिलेटेड अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी उससे कर लेंगे, तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा कि नहीं यार, इस बंदे को नॉलेज है वीज़ा के बारे में, और इससे फ्रॉड करना थोड़ा रिस्की है। तो आप मैं ये चाहता हूँ कि आप अलर्ट हो जाएं किसी भी फ्रॉड को लेके। अभी हाल ही में भी 2 दिन पहले मैं बहुत फीवर हो रखा था, मुझे एक भाई का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मानोगे, अब हम उस बंदे को भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भाई को नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी वीज़ा के बारे में। और अगर आपको नॉलेज है, तो आप खुद सोच कर हंसेंगे कि यार ऐसा भी करते हैं एजेंट। वो एजेंट ने उसको बताया कि आपका एस पास लगवा के दूंगा। अब एक एस पास होता है जो वर्क के रिलेटेड होता है, मीन्स हाई, मीन्स थोड़ी हाई लेवल की कैटेगरी में आता है, तो अच्छे लेवल की, ये भी नहीं कहे हाई की, अच्छे लेवल की कैटेगरी में होता है एस पास। और उसको बोला एजेंट ने कि तेरा मैं एस पास लगवा देता हूँ, और ये भी है जो भी है, फीस लगेगी। अब मैं ज़्यादा उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। तो उसका वीज़ा आया। उस लड़के ने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे कोई फ्रेंड सर्कल में है, वो मेरा एस पास लगवाना चाहते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है लगवाओ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बी अलर्ट। अब वो बंदे से उसने स्टार्टिंग में ही
30,000 ले लिए, 30,000 रुपये ले लिए, मीन्स ऑलमोस्ट $500, जो कि हर एजेंट लेता है। और अगर आपका एजेंट भी मांग रहा है $500 सिंगापुर डॉलर, तो जेन्युइन है, लेना चाहिए। हर एजेंट को मैं, अगर आप एजेंट भी हैं, मैं आपको भी बोलूँगा आपको लेना चाहिए $500 एटलीस्ट। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लेना चाहिए। और एंड ऑफ द डे, आफ्टर 25 डेज, उसको उसने स्टूडेंट पास थमा दिया, स्टूडेंट वीज़ा आईसीए का। अब वो बंदा मुझे कह रहा है कि सर ये तो स्टूडेंट वीज़ा, इसी को एस पास कहते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, एस पास अलग होता है, स्टूडेंट पास अलग होता है। तो कहता है कि एजेंट तो बोल रहा है यही होता है, स्टूडेंट पास को ही शॉर्ट फॉर्म में एस पास बोलते हैं। तो उस बंदे से कितना बड़ा धोखा गया। और वो मीन्स बच्चा भी नहीं कहेंगे यार, वो अच्छा भला लड़का था, एमबीए कर रखी है उसने, वो स्टडीज के लिए क्या, अब क्या बताएं अब। तो ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं। और उस बंदे को बाद में एजेंट बोल रहा है कि तू फीस जमा करा, फिर मैं तुझे वीज़ा दूंगा, वो दूंगा, आईपीए दूंगा विद एक सोलर नंबर होता है। मैंने उसने मुझे बोला कि भैया मुझे ये चेक कर दो कि इसका सोलर नंबर क्या है, जो भी है। सॉरी उसने सॉरी उसने मुझे बोला कि मुझे ये लेटर दिया है, उसने ऑफर लेटर दिया था कुछ। और आईपीए भी था। आईपीए में सोलर नंबर हाइड कर, क्योंकि मोस्टली एजेंट करते हैं। और मैं कहूँगा कि हर एजेंट को ऐसा करना भी चाहिए, आईपीए और सोलर नंबर हाइड करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चा को नहीं पता लगता, और सोलर नंबर डाल के, क्योंकि सोलर नंबर ऐसा होता है, एक एप्लीकेशन आईडी नहीं कहते उसको, उससे ही रिलेटेड होता है। तो सोलर नंबर होता है, उसके जरिए ही आप ऑनलाइन अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, सोलर नंबर बच्चा डाल के चेक करता है, और बाई मिस्टेक कुछ ऐसा कोई उल्टा सीधा बटन क्लिक हो गया, तो वो गड़बड़ हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन में। या फिर कई बार बच्चे को ये नहीं पता लगता है कि एग्जिट कहाँ से करना है वेबसाइट से, और वो एग्जिट अपनी फाइल से कर देता है और फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो ये होता है कि गलतियां करते हो। तो और कई बार होता है कि अगर वो सोलर नंबर एजेंट दे देते हैं बच्चे को, और बाद में वो, उसके पास तो वीज़ा आ गया सब कुछ, वो फ्लाई कर सकता है। लेकिन एक और वीज़ा होता है फ्लाई करने के लिए भी होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर सोलर नंबर बच्चे को मिल गया, वो फीस ना दे एजेंट कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा सीन होता है, कई बार क्या होता है कि वो फीस नहीं दी फिर भी, लेकिन अगर उसको सिंगापुर में एंट्री मिल गई, तो आराम से वो 1 महीना सिंगापुर में रह सकता है। एंट्री ऑफ कोर्स 30 डेज की होती है। तो ये सीन होते हैं बहुत से। ये चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ गाइज आपको। मैं आपको बताऊंगा, पहले तो कैटेगरीज बताऊंगा, ये कैटेगरी। और मैं आज सभी वीज़ास की नॉलेज इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं सभी वीडियो अलग अलग वीज़ास के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं उन चीज़ों से। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको गाइज, जो ये जो स्टूडेंट पास और एस पास का जो मैंने बताया। स्टूडेंट पास, अगर आप पहले एजेंट से कंफर्म कर लीजिए स्टूडेंट पास या एस पास। एस पास वर्क परमिट होता है, मीन्स वर्क परमिट भी नहीं कहते, एस पास वर्क की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको वर्क परमिट नहीं कहते। वो हम इंडिया में हम लोग उसको वर्क परमिट कहते हैं, क्योंकि हम वर्क पे जा रहे हैं वर्क करने के लिए, तो हम उसे वर्क परमिट वीज़ा कहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। सिंगापुर में कई तरह के वीज़े हैं। स्टार्टिंग होती है जैसे कि वर्क परमिट, सबसे लोअर लेवल का, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। उसके बाद थोड़े प्रोफेशनल शुरू हो जाते हैं। और हाँ, एक और बात, गुड न्यूज़, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियोस में बताया था कि सितंबर में इंडियंस को वर्क परमिट स्टार्ट होने वाला है। तो उस गाइज नेक्स्ट मंथ एक, यही 1 तारीख से, 1 सितंबर से वर्क परमिट इंडियंस के लिए स्टार्ट हो रहा है। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में स्पेशली शेफ्स के लिए, इंडियन शेफ्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरी इंडियन। और रूल्स भी मलेशियन, जो जो बेनिफिट्स मलेशियंस को दिए जाते हैं, वही बेनिफिट्स हम इंडियन को भी दिए जाएंगे सिंगापुर में एज एन वर्क परमिट, जो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ना कि कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का अलग लेवल, वो लोअर लेवल का आ जाता है।
और उसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें सैलरी भी कम होती है, मीन्स 700-800-900 हज़ार डॉलर इतनी होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा आ जाता है। स्टूडेंट वीज़ा के बाद आता है टीईपी, जिसकी क्वायरीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और बहुत से लोग टीईपी और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट वीज़ा के बीच में उनको बहुत कंफ्यूजन है। इसका भी मैं बहुत जल्द वीडियो, अब मैं बैक टू बैक थोड़ी वीडियो डालूंगा, तो क्योंकि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और जल्दी नॉलेज मिले। एक तो टीईपी बताया, उसके बाद परफॉर्मेंस आर्टिस्ट वीज़ा, और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट वीज़ा के बाद आएगा आपका एस पास। एस पास के बाद आएगा आपका ई पास। तो एस पास को एस पास ही कहते हैं, उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। और ई पास का एम्प्लॉयमेंट पास कहते हैं, वो हायर लेवल का आ जाता है। जैसे आपको, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो मास्टर्स कर रखा है, और आप प्रोफेशनल हैं अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हैं, प्रोफेशनल हैं आप, तो उसमें ईपी जैसे आईटी सेक्टर में होता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में होता है, और इवन शेफ्स के लिए भी होता है, हर किसी के लिए। इवन ईपी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी निकलता है, एस पास भी निकलता है, हर, लेकिन इनके लेवल हैं और अलग अलग प्रोसीजर हैं। तो गाइज, अगर मैं बात करूं कि मान लो आप स्टूडेंट वीज़ा लगवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एजेंट से पूछिए कौन से कॉलेज में लगवाएंगे, ठीक है। कौन से कॉलेज में लगवाएंगे, उसकी फीस क्या है, कंफर्म कीजिए उससे, ठीक है। और प्रोसेसिंग, ऑफ कोर्स प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, और वो एजेंट आपकी सिटी में है, दूसरी सिटी में है, या फिर कहीं और किसी और कंट्री में, मान लो सिंगापुर में बैठा है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे जान पहचान में जो सिंगापुर में बैठे हैं और जो खुद स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं सिंगापुर। तो बहुत सी कंफ्यूजन है इस चीज़ को। अगर मान लो आपके शहर में है एजेंट, तो गाइज बहुत से वे हैं। मान लो आपने एजेंट को, कुछ कई बार क्या होता है, एजेंट को आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं, तो वो आपसे फीस नहीं लेगा। कभी भी गलती मत कीजिए कि आप एप्लीकेशन फीस भी दे दी आपने $500 और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, उससे बोले मैं एक चीज़ ही दूंगा, या तो एप्लीकेशन फीस ले लीजिए या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप एप्लीकेशन फीस दे दीजिए, जो भी $500 से ज़्यादा मत देना, इससे ज़्यादा फीस मत देना बिल्कुल भी। और फीस देने से पहले कॉलेज के बारे में पता करो, गूगल करो गाइस, गूगल करके, अब तो सब कुछ है। और आपके पास तो अब तो एआई है, जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट है, रोबोट ही कह लो, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप उस पर सर्च कीजिए, गूगल तो है ही है, गूगल पे सर्च कीजिए, कॉलेज के बारे में नॉलेज लीजिए, कॉलेज को डायरेक्ट मेल कीजिए, ठीक है। उनके पैम्फलेट मंगवाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, बहुत ईजी है। अगर आप सिंगापुर में अप्लाई करना चाहते हो, बहुत ईजी है गाइस, बट फ्रॉड से बचिए। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट कॉलेज से करवाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अगर आपके यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, कंप्लीट हैं, और अगर आपकी स्टडी में गैप है, उसके गैप फिल करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो आप डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है। और तो और, जितने भी एजेंट हैं, मोस्ट ऑफ द एजेंट, जितनी फीस होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मान लो एजेंट आपसे $5,000 फीस ले रहा है, $5,000 फीस ले रहा है, तो उसमें उसका कम से कम $1,500 उसको कमीशन आएगी ही आएगी। ये वीडियो देख के बहुत से एजेंट्स को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये सच है, वो आएगी ही आएगी उनको गाइज। क्योंकि अगर मैं एजेंट्स को भी बोलूँ, अगर आप खुद इमिग्रेशन ऑफिस चला रहे हैं, तो गाइज आप भी सोचिए कि एक कंट्रोल कीजिए उस चीज़ पर। हाँ, माना आपके भी खर्चे हैं, लेकिन सोच समझ के, एटलीस्ट अगर आप जेन्युइन है तो ओके, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो एटलीस्ट मत कीजिए। आप भी देखते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। तो ओके, बैक टू द टॉपिक। आपने सर्च किया, अब आपको अगर
सेफ लगता है एजेंट, तो एजेंट के साथ जाइए। अगर आपको डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट करना है, कॉलेज से जाइए। हाँ गाइस, एक और चीज़, अगर आपका कोई फ्रेंड सिंगापुर से डायरेक्ट वीज़ा लगवा रहा है, तो अगर आपका वो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बहुत अच्छा होगा, तो ऑफ कोर्स आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि म, ये अगर ये सोचो कि मुझे सिंगापुर जाना है, मुझे इस फील्ड में ही स्टडी करनी है, उस फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वो सिंगापुर में जस्ट एक ट्यूशन सेंटर्स हैं ये, और कोई इतनी हाई लेवल की स्टडी नहीं। हाई लेवल की अगर स्टडीज करने जाना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है कि ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इम्पॉसिबल है। वहाँ पे रिच लोग ही जाते हैं। तो रिच क्या, बहुत ही रिच लोग हों वही जा सकते हैं। तो आप ये मत सोचो मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है ये वो। अगर आप एजेंट को ये बोलते हो ना कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है, आईटी के में जाना है, कंप्यूटर नॉलेज ऐसी इधर उधर की, मीन्स फाइनेंस में स्टडी करनी है, तो एजेंट और मुंह फाड़ते हैं, इतनी फीस लगेगी, ज़्यादा फीस होती है इसकी, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। फीस हर कॉलेज की ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर आपका फ्रेंड सिंगापुर में होगा, तो वो आपका कम से कम में करवाएगा, वो कम से कम में करवाएगा। हाँ, जो अगर आप सिंगा भाई, अगर मैं उनको भी मैसेज दूंगा जो अपने दोस्तों के करवा रहे हैं, जो सिंगापुर में बैठे हैं, उनके लिए मैसेज है। गाइज, अगर आप अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, तो ओके फॉर श्योर आप लीजिए कमीशन, कॉलेज से लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कि जब आपने, मीन्स अगर एक क्लाइंट ने, स्टूडेंट ने फीस भेजी है, जो भी है 4,000 5,000 डॉलर जो भी फीस भेजी है, वो कॉलेज को पे होती है। उसके बाद कॉलेज उसमें से जो भी है 1,000 डॉलर 1,500 डॉलर, वो जो भी जिसने फाइल लगवाई है उसको फीस दे देते हैं, उसको वापस कर देते हैं, मीन्स एज ए कमीशन दे देते हैं, अगर तो आप एजेंट हो। और अगर स्टूडेंट ही स्टूडेंट का वीज़ा लगवा रहा है, तो उसमें भी कई बार कई कॉलेज 1,000 डॉलर देते हैं, कई 500, कई 1,500 भी देते हैं। तो गाइज उन लोगों के लिए जो कमीशन खा रहे हैं, तो गाइज इतना सोच लीजिए, 500 डॉलर ओके, अगर आप इतना हेडिक कर रहे हो, 500 डॉलर आपने कमीशन खाना खा लीजिए। बाकी जो आ रहा है, एटलीस्ट जो बच्चा आ रहा है आपका फ्रेंड ही है, और वो भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हो, उसको वापस कर दीजिए। जो अगर आप मान लो 1,500 डॉलर आपको कमीशन मिला है, तो उस 1,500 डॉलर में से 500 रख लीजिए, 1,000 एटलीस्ट उसको वापस कर दीजिए। और वो बेचारा भी खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो वो आएगा सिंगापुर, ऑफ कोर्स उसको भी 1,000 डॉलर पॉकेट में चाहिए चाहिए ना, 1,000 डॉलर एटलीस्ट उसको पॉकेट में चाहिए, वही उसकी हेल्प हो जाएगी। आपको नहीं पता कि वो बच्चा कैसे पैसे कर रहा है, कहाँ से उसकी फैमिली अरेंज कर रही है इतना पैसा। तो ऑफ कोर्स बहुत रिच फैमिली वाले तो जाते नहीं हैं, बहुत कम ही जाते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे ही जाते हैं स्टडी वीज़ा में सिंगापुर। अगर बहुत है उन्होंने, जो रिच हैं ऑफ कोर्स, जो पैसा भर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लिए ट्राई करते हैं। और गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, और एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, वो फॉलो ज़रूर करिएगा। तो ये रही बात गाइज कमीशन की, इससे बचिए। कोर्स कौन सा ले रहे हो, कोर्स हॉस्पिटैलिटी का ही लो, बेस्ट है। उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और अ, और आप वहाँ पे, हाँ, अगर आपको फिर भी आईटी वगैरह में जाना भी है, तो देख लीजिए आपको फीस, कॉलेज से बात कीजिए। अब कई बार कई बच्चे मुझे करते हैं कांटेक्ट कि सर मुझे, भैया मुझे ऐसे एजेंट ने बोला इस कॉलेज में कि प्लीज़ पता करा देंगे। हाँ, कई बार मैं पता करवा देता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि, लेकिन कई बार मुझे टाइम लग जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं करवा पाता हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी बिजी होता हूँ, नहीं टाइम लगता है, और मेरा चक्कर लगता रहता है, मीन्स मैं स्टेबल नहीं रहता हूँ सिंगापुर में। कभी इंडिया, कभी इधर सिंगापुर, कभी मलेशिया, मीन्स इधर उधर चक्कर लगते रहते हैं, तो मैं स्टेबल एक जगह पे सिंगापुर में नहीं रहता हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाता है। और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना हेल्प हो सकता है। उसके बाद गाइज आता है कि आपको फीस का भी हो गया, कॉलेज का भी कैसे पता करना है, ठीक है।
अब जब आपको ऑफर लेटर आएगी, ऑफर लेटर विद इन 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स में आपको ऑफर लेटर देगा। और उसके बाद कई एजेंट आपसे पैसे मांगेंगे कि ये ऑफर लेटर आ गया है, इसका इसकी फीस अलग से है, इसका $1000 $500 और दो। कुछ भी नहीं देना गाइस, कुछ भी नहीं देना। ऑफर लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, एलिजिबिलिटी देखेगा, हाँ ये बच्चा ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स यस ही होता है, क्योंकि वो भी इंस्टीट्यूट है, बहुत हाई लेवल के नहीं और ट्यूशन सेंटर ही है एक हिसाब के, तो उनको भी पैसा कमाना है। जैसे हम हमारे इंडिया में है, ट्यूशन घर में ट्यूशन सेंटर कोई भी खोल लेता है, तो इसलिए होता है। तो वो इस चक्कर में वो पैसा कमाना होता है उन्होंने, और कुछ भी नहीं होता है। और अब तो कई कंट्रीज में इन ऐसे कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेजेस का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है सर्टिफिकेट का। बस हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा, अगर आप सिंगापुर जा रहे हो, ठीक है, स्टडी वीजा पे आ रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप पास आउट हो जाओ। पास आउट हो जाओगे तो बेटर है, लेकिन इफ़ यू लाइक, जो आपको स्टडी करने को मिल रहा है वहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए, उसको डीपली समझिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मीन्स अगर उसको एज ए स्टडी मत लेना, एज ए एक्सपीरियंस लेना, कि आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो कोई, उस तरह से लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट होना है वाला है फ्यूचर में। पास आउट नहीं होते हैं, नो प्रॉब्लम, वो नो प्रॉब्लम। मीन्स अगर सिंगापुर में कोई आता है स्टडी वीज़ा पर, तो मीन्स 50% 40% ही पास आउट करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडी, अदरवाइज नहीं, सभी को काम करना होता है। तो ये चीज़ है। हाँ मैं थोड़ा टॉपिक से भटक जाता हूँ, क्योंकि इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए फ्लो में। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि ये अच्छे से इसकी नॉलेज लीजिए, किसी भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं तो। अब ऑफर लेटर की जो मैं बात कर रहा था, ऑफर लेटर जब आपको कॉलेज देता है, उसी चीज़ को मैं बता रहा था कि कॉलेज को जब हम डॉक्यूमेंट देते हैं आपके, तो कॉलेज वेरीफाई करेगा, हाँ यस, फिर आपको एक ऑफर लेटर देगा कि हाँ, ऑफर करेगा कि आपकी इतनी फीस होगी, ये कोर्स होगा, ये सब कुछ होगा, ये टाइमिंग होगी आपकी क्लासेस की, और कौन सी फीस कितनी लग रही है, हर चीज़ की आपको डिटेल होगी। और मैं ये कहूँगा, जब भी आपको एजेंट या जो भी है, जो भी आपका वीज़ा लगवा रहा है, आपको ऑफर लेटर देता है, तो आप उसको अच्छे से गो थ्रू जाइए, उसको पढ़िए, समझिए उसको कि क्या लिखा है A to Z। कई बार क्योंकि हम खुशी खुशी में पढ़ते नहीं है, और सिंगापुर में आके हमें पता लगता है ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब कई केसेस में होता है कि बच्चे को वहाँ पे पता नहीं होता कि मुझे वहाँ जाकर मेडिकल फीस अपनी पे करनी है, वो उसमें फंस जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कि आपको वहाँ पे जाके भी पे करना पड़ता है कई बार। तो ये हो गया। आपको ऑफर लेटर के बाद कुछ भी पे नहीं करना है, नथिंग। आपको फिर उसके बाद वेट करना है अपने आईपीए का। ठीक है, आईपीए आएगा जब, आपको जब आईपीए देगा एजेंट, उसमें ऊपर जब जहाँ पे लिखा होता है आईसीए और आईपीए, उसके नीचे आपको सोलर नंबर होगा, ज़्यादातर हाइड किया होता है उन्होंने, उसकी जगह पे एक होता है एप्लीकेशन आईडी करके, तो वहाँ पे होता है सोलर नंबर। तो वो जब तक आप सोलर नंबर नहीं डालेंगे उसके ऊपर ऑनलाइन, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में डाल दूंगा, कि आपको एसपा सॉरी स्टूडेंट पास कैसे चेक करना है, वो लिंक में डालूंगा, वो लिंक के साथ गो थ्रू आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना पास। अब ये बताऊं कि एजेंट जो है वो सोलर नंबर क्यों हाइड करता है, वो मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से मैंने बताया है, लेकिन रीज़न नहीं बताया कि क्यों हाइड करते हैं। तो गाइस, उसमें हाइड करने का रीज़न ये होता है कि, आई थिंक वो भी बता दिया, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर 16 नंबर दे दिया उसने क्लाइंट को,
क्लाइंट क्या करेगा, ऑनलाइन चेक करेगा, हाँ मेरे पास तो वीज़ा आ गया, उसके बाद वो फीस नहीं पे करता। ऐसे केसेस बहुत से हुए हैं, बच्चा गायब हो जाता। और मेरे साथ खुद हुआ, मैंने भी स्टार्टिंग में जब वीज़ा लगवाता था बच्चों के एक दो कई बार, तो कईयों ने ऐसा किया, लेकिन आई डिडंट केयर। तो इसलिए मेरा उसमें क्या जा रहा था, कुछ नहीं, वीज़ा मिल गया, जाओ भाई अपना, ठीक है, फी पे करनी है करो, नहीं करनी। लेकिन इसमें क्या होता है कि एजेंट, अगर बच्चे ने फीस नहीं दी तो एजेंट का नाम खराब होता है कॉलेज के अंदर, और कॉलेज उससे फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स नहीं लेता, नेक्स्ट एप्लीकेशन नहीं लेता है, तो ये चक्कर होता है। और ये सेफ्टी होती है ऑफ कोर्स, इसके लिए एजेंट करते हैं। फिर भी अगर आपको फिर भी चेक करना है आपको अपना वीज़ा, ठीक है, सोलर नंबर नहीं दे रहा, इट्स ओके। एजेंट आपको बोलेगा जल्दी दो फीस, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बोलो मुझे टाइम दो, मुझे वेरीफाई करवाना है अपना वीज़ा। आप वेरीफाई क्या, आप कह दिए, ये भी ना बोले, आप बोलिए कि मुझे पैसे अरेंज करने हैं, मुझे टाइम दो। ऑफ कोर्स, अगर आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो जब आपका वीज़ा अप्लाई करने से पहले उसको बोल दो एजेंट को कि जब भी मेरा वीज़ा आएगा तो मुझे एटलीस्ट 10 से 15 दिन देना पैसे अरेंज करने के लिए, तभी मैं कर पाऊंगा। एटलीस्ट 1 वीक तो दीजिए। जब आपको वो आईपीए देता, आप कॉलेज को मेल कीजिए वो आईपीए, और कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये वीज़ा लेजिट है, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो वो कॉलेज ऑफ कोर्स आपको रिप्लाई करेगा, जिस दिन आपको रिप्लाई आया आप उसको फीस दीजिए एजेंट को, दैट्स इट, काम खत्म आपका। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि कॉलेज से कंफर्म कीजिए डायरेक्ट, वो बेटर है। अब कई बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं लेकिन उस पर सोलर नंबर नहीं होता, फिर मुझे खुद से उनको मेल करना पड़ता है या खुद विजिट करना पड़ता है कॉलेज में, तो कंफर्म उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं भी बिजी होता हूँ। तो इसलिए बेटर वे आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट कॉलेज को मेल कीजिए। और कॉलेज में ऑफ कोर्स आपका ईमेल आईडी होगा उनके पास, और जब आपके ईमेल आईडी से उनको मेल जाएगा तो उनको भी कंफर्म होगा, हाँ बंदा जेन्युइन है, जो भी है पूछ रहा है, तो उसको रिप्लाई करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिप्लाई करें, तो वो जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। और गाइस, और तो और हाँ, अ, मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर सिंगापुर आने का सोच रहे हैं, तो आई थिंक अभी के सिचुएशन में दैट इज़ नॉट गुड आइडिया टू कम टू सिंगापुर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। अभी थोड़ी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो रखी है, और रूल्स जो मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ, रूल्स चेंज हो रखे हैं। स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है रेस्टोरेंट्स में। अभी मेरे ही एक फ्रेंड का सीन हुआ, उसका रेस्टोरेंट है, और किसी वही उसी के रेस्टोरेंट में 2-3 स्टूडेंट काम करते थे, और एक ने किसी में तीनों का झगड़ा हुआ, और एक ने जाके एमओएम में या एमओएम में कंप्लेन कर दिया। आईसी नहीं गया, एमओएम में कंप्लेन किया, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। और उस पर जो मेरा फ्रेंड था जिसका रेस्टोरेंट था, उसको फाइन भी पड़ा और 3 महीने के लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया। और स्टूडेंट को ऑफ कोर्स उसको भी फाइन पड़ा है, और आई थिंक अगर वो नहीं पे कर पाएगा तो उसको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा बहुत जल्द, या तो ऑफ कोर्स 1 से 2 महीने जेल भी हो सकती है। तो गाइस बी केयरफुल, सिंगापुर स्टूडेंट वीज़ा पर आने से पहले सोच लीजिएगा, 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार सोचिएगा। और अगर आप अपना, हाँ, अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, आपके फैमिली वाले उठा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप ये सोच के आए कि एजेंट आपको कहता है कि मैं काम दिलवा दूंगा, कोई बात नहीं, जाओ आ जाओ, काम दिलवा दूंगा, रहने का भी करवा दूंगा, गाइस ठीक है, हो जाता है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्या होता है कि एजेंट की डील होती है एक, किसी भी, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैं स्टूडेंट बुला रहा हूँ, ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत से हैं, और किसी को भी रेस्टोरेंट वाले को बोल दूंगा यार एक स्टूडेंट आ रहा है, उसको रख ले, हफ्ता एक रखियो, गलतियां निकाल के उसको निकाल दियो। तो ऐसा होता है कि वो डील कर लेते हैं कि हाँ स्टूडेंट उसको आपको बोल देंगे कि हाँ काम लगवा देंगे, लेकिन आपको एक हफ्ता काम मिलेगा मैक्सिमम, या 2-3 दिन, वो फिर बाद में कह देंगे यार तुम्हारा काम हमें पसंद नहीं है, दैट्स इट, फिनिश, यू कैन गो। और
एजेंट को भी आप कुछ नहीं कह सकते कि मुझे तो काम दिलवाइए। एजेंट तो अपना पल्ला झाड़ लेगा कि भाई मैंने तुझे काम लगवाया था लेकिन ऑनर ने बोला कि तेरा काम नहीं सही, तो मैं ट्राई करूंगा कहीं और, लेकिन बस वो ट्राई ही करता रहेगा। और ये सीन होता है, तो इन चीजों से बचकर रहिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे काम दिलवा दूंगा, रहने का कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हैं किस किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, सोच भी नहीं सकते हो आप। तो ये रहा आज का वीडियो स्टूडेंट पास के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज में कंटिन्यू रखूं, प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि कितना टाइम हो गया इतनी अच्छी अच्छी वीडियो, इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं उस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हाँ, व्यूज़ बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर में थोड़ी मुझे। और एनीवेज, आपकी इच्छा, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या लगी है तो ऑफ कोर्स आप अभी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टिंग टिंग करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आपको मेरी ये सीरीज़ का आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो और लास्ट मैंने आपको बोला था कि फाइनेंस के ऊपर भी मैं सीरीज शुरू करूँगा, चल रहा है मेरा उसके ऊपर भी सारा। और बहुत जल्द, क्योंकि मैं तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया बीमार चल रहा हूँ, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, बहुत जितनी कोशिश कर सकता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज दे सकूँ जिससे आप फ्रॉड होने से बच जाएं, आपका पैसा जहाँ से बच सके बच जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक and share the video and subscribe the channel. Thank you very much. See you next video. Bye bye.